बोर्ड आप सबको विजिबल है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउन से स्टार्ट करेंगे। नाउन ग्रामर में जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम नाउन जो है सबसे उसका बेसिक है, नाउन से ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो नाउन से इसीलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, नाउन में जो क्वेश्चन जहां जहां से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो नाउन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पहले आपका कंफ्यूजिंग नाउन पेयर। तो आप हेडिंग डाल दीजिए कंफ्यूजिंग नाउन पेयर्स। कंफ्यूजिंग नाउन पेयर्स, इसमें सबसे पहले जो है, जो सबसे फर्स्ट पेयर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है पेन। एक स्पेलिंग होता है पेन और एक होता है पेन्स। पेन, पेन्स, ठीक है। और जो ये लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेन। बहुत लोग इसको पेन बोलते हैं, पेन दे दो, दर्द दे दो, इट्स अ पेन, ठीक है। तो पेन और पेन्स, इसमें डिफरेंस क्या है दोनों के यूज में? जो पेन है इसका मीनिंग तो होता है दर्द, ठीक है, लेकिन पेन्स का मीनिंग होता है हार्ड वर्क, मेहनत, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, I want some medicine. I want some medicine to medicine as I have pains, as I have pains in my legs। और इसी का सेकंड एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा, everybody knows everybody knows Ram takes pain to earn his food। देखो, तो आपने क्या सीखा कि पेन का मीनिंग दर्द होता है और पेन्स का मीनिंग होता है हार्ड वर्क। अब पहले वाले में क्या गलती है? आई वॉन्ट सम मेडिसिन एज आई हैव पेन्स, है ना। तो इसका मतलब ये दर्द के लिए मेडिसिन मांग रहा होगा, कड़ी मेहनत के लिए तो नहीं। तो यहां पे आना चाहिए पेन। सेकंड वाले में देखो, एवरीबडी नोज राम टेक्स पेन टू अर्न हिज फूड। अपने खाने को अर्न करने के लिए उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो यहां पे आना चाहिए पेन्स, ठीक है। नोट कर लीजिए। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ये सेकंड पेयर है आपका विंड एंड ब्रीज। सो विंड, व्हेन द एयर ब्लोइंग वेरी फास्ट, जब बहुत तेज हवा चले,
दैट इज कॉल्ड विंड, उसको हम विंड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट, है ना। जब हवा बहुत तेज चले उसे हम विंड कहते हैं, तेज हवा। तेज हवा, तेज हवा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होगा, फ्यूरियस होगा, वायलेंट होगा, वो किसी चीज को तोड़ सकता है। लेकिन ब्रीज क्या होता है, सुहावनी हवा, सुहावनी, सुहावनी हवा। एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लिखा मैंने, अ स्ट्रॉन्ग ब्रेज, a strong breeze, तो a strong breeze blew off his cap, ठीक है। सेकंड है एग्जाम्पल, they are enjoying the cool wind in the garden, चलिए करेक्ट कीजिए इसको, बोले भाई फर्स्ट में क्या रॉन्ग है, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज। अच्छा एक बात सुनो, ब्रिज के पीछे आप कुछ भी नहीं लगा सकते कि स्ट्रॉन्ग, ब्रिज स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं है, फास्ट होता ही नहीं है, ये तो एकदम सुहावनी हवा जो चलती है धीरे धीरे वो होता है। तो एक तो स्ट्रॉन्ग ब्रिज के पीछे कभी लग नहीं सकता, इसलिए ब्रिज रॉन्ग है यहाँ पे, ऐसे भी पता चल जाएगा आपको। अच्छा, ब्लू हिज कैप, कभी भी कैप जो है उड़ा के कौन ले जाएगा, सुहावनी हवा या तेज हवा, तेज हवा। तो स्ट्रॉन्ग विंड स्ट्रॉन्ग फास्ट हो सकता है, विंड के पीछे स्ट्रॉन्ग फास्ट कुछ भी इस तरह का एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ब्रिज के साथ नहीं कर सकते। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू ऑफ हिज कैप, तो ये आना था। सेकंड वाले में देखिए आप, दे आर एंजॉइंग, सॉरी ये आर की, ये तो मैंने अलग से लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ये आना था, ये मतलब मिस्टेक नहीं काउंट करना इसको। दे आर एंजॉइंग द कूल विंड इन द गार्डन, विंड कभी कूल होता नहीं है, ब्रिज विंड जब भी होगा तो वो वायलेंट होगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है। और जब भी सुहावनी चीजें होंगी, अच्छा कुछ हो रहा होगा, तो ब्रिज इज ब्लोइंग, राइट। अब इसमें किसी को कोई डाउट, कोई शंका, पूछो भाई, अपने अंदर कुछ दबा के नहीं रखना, क्योंकि समझिए आप, ये लास्ट टाइम है कि जब आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, इसके बाद या तो क्वालिफाई करो या आगे बढ़ो लाइफ में। कुछ भी चीज आपको दबा के नहीं रखना, अच्छा बाद में समझ लेंगे, बाद में समझ लूंगी, जो भी पूछना है एकदम, जो भी आपके मन में आ रहा है कि हाँ ये यहीं पे पूछ लीजिए। कोई आपको देख भी नहीं रहा है, कोई आप पे हंसेगा भी नहीं, एक क्लास में तो ऑफलाइन में डर रहता है कोई हंसेगा मेरे ऊपर, यहाँ तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है सर। ओके गुड। बहुत मतलब कंसाइज करके चीजें जो है वही मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। जहां जहां से क्वेश्चन आ रहा है, चीजें तो बहुत चीजें हैं, वो आप अपने पेन ड्राइव से पढ़ना, जिनके पास पेन ड्राइव है। यहाँ पे बस हम लोग वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ज्यादा। चलिए, तो कॉपी हो गया, आगे बढ़े। चलिए फोर्थ पे आइए, सॉरी थर्ड हो गए। थर्ड लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इनवी एंड जेलसी। इनवी एंड जेलसी, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग होता है जलन, इन दोनों का वैसे हिंदी मीनिंग होता है
जलन, किसी से जलना, ठीक है। लेकिन जब हम किसी के मान और मर्यादा से जलते कि यार उसका तो बहुत रिस्पेक्ट हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं इनवी, है ना। जब हम किसी के मान, मर्यादा, रेपुटेशन से जलते हैं, रेपुटेशन से जलना। मान लो कोई आईएएस बन गया, मैं नहीं बन पाया, तो मुझे क्या फीलिंग होगा? एनवी फीलिंग होगा, राइट। जेलसी का फीलिंग होता है जब मुझे अपना कोई चीज खोने का डर हो। कोई आया, उसको एडमिट कर। जब अपनी चीजें खोने का डर हो, चीजें खोने का डर हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर रही हो, तो मुझे क्या फील होगा? इनवी या जेलसी? जेलसी फील होगा, ठीक है। सो दिस इज द एनवी एंड जेलसी। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए आप, एनवी strikes her when she found her boyfriend was talking to a girl. Second example, jealousy is natural when your friend becomes an IAS and you are still an LDC, लोअर डिवीजन कलर। तो क्या रॉन्ग किया हम लोगों ने? एनवी स्ट्राइक्स हर व्हेन शी फाउंड हर बॉयफ्रेंड वाज टॉकिंग टू अ गर्ल। उसको क्या फील हुआ? जलन फील हुआ जब उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की से बात कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? उसे डर है कि कहीं उस लड़की के साथ ना भाग जाए, तो अपनी चीजें खोने का डर है। दैट इज जेलसी। जेलसी स्ट्राइक्स, ठीक है। यहां पे क्या, जेलसी इज नेचुरल व्हेन योर फ्रेंड बिकम्स एन आईएएस। वो आईएएस बन गया, आप नहीं बन पाए, तो यहां पे आपको खोने का डर नहीं है कि आप आईएएस आपने खो दिया। आपको उसके रिस्पेक्ट से डर है कि यार वो तो आईएएस बन गया, पावरफुल हो गया, मैं तो एलडीसी हूं, ठीक है। सो दिस इज एनवी। एनवी इज नेचुरल when your friend becomes an IAS and you are still an LDC. Is it clear? Clear है सबको? Yes sir. Yes sir. छाप लीजिए जल्दी। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं, किसी को केयर नहीं करते हैं सर। क्यों? हाँ, ओके गुड बॉय। क्योंकि आप खुद ही अपना वो बढ़ा लेंगे फिर कॉम्पिटिशन। सर ये अर्जुना बैच अलग से रहेगा सर? इसमें एक अर्जुना बैच बोल रहे थे सर। उसी में का तो एक्सेस दे रखा है आपको इसमें। मतलब इसको दोनों को ऐड करेंगे, इसको हमको लेने की जरूरत है इसी में सर? इसी में कर रहे हैं तो हम लोग। अच्छा, यही अर्जुना बैच है, ठीक है सर। चलिए तो रुकिए, कोई आया, उसको someone want to join admit। हाँ, तो नेक्स्ट है आपका। देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपके एग्जाम में तो नहीं आया था, सीपीयू में एक क्वेश्चन आया था इसका। वो ये आया था, आईएएस इज एन, और वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आया था, ये इज एन पोस्ट, ठीक है। और उसमें ऑप्शन थे बहुत सारे, ठीक है ना।
मान लो ऑप्शन है आपका इन वीएस, सेकेंड ऑप्शन आपका था मान लो जेल सी, थर्ड आपका मान लो था प्रीफर, फोर्थ था नन। तो क्या आएगा? तो हम जानते हैं प्रिफर, IS इज एन प्रिफर्ड पोस्ट, नहीं, ठीक है। इन जेलसी आएगा नहीं, इसमें आपको डर है कि यार उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा हमें नहीं। सो IS इज एन, एक्चुअली इनवियस का मीनिंग होता है इस यहां पे ललायित होना किसी चीज के लिए। तो IS इज एन एनवियस पोस्ट, हर कोई चाहता है कि वो IS बने, ठीक है, नोट कर लीजिए। प्लीज अपना वो बंद कर लीजिए माइक। ये था थर्ड, चलिए फोर्थ पे आइए। थोड़ा फास्ट करना होगा क्योंकि वी हैव लार्ज सिलेबस, लेस टाइम। नाउ कम टू द मॉब, मॉब एंड आयरेटेड क्रॉड, बहुत बार आया ये भी एग्जाम में। आयरेटेड क्राउड, रोशन जी एसी का कम कीजिए, टेम्परेचर ज़्यादा कीजिए, सॉरी ऐसा करो ना, फैन ऑफ कर दो। नहीं नहीं आपको नहीं कह रहा भाई। एक सेकेंड, चलिए। तो आयरेटेड क्राउड एंड मॉब, देखो तो जो मॉब होता है ना, ठीक है, और आयरेटेड क्रॉड, ये दोनों सेम है। ऐसा दोनों का मीनिंग है भीड़, भीड़ लोगों की भीड़, जमावड़ा, लेकिन अटैकिंग मोड में, अटैकिंग, यदि कोई अटैकिंग मोड में हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आयरेटेड क्राउड या मॉब। और ओनली क्राउड हो, क्राउड, तो फिर ये वो भीड़ है तमाशबीन, जो चीजों को बस देख रही है, अटैक नहीं कर रही है। कहीं पे लोग बहुत सारे जमा हो जाते हैं, दैट इज क्राउड, ठीक है। और मॉब और आयरेटेड क्राउड जो है वो है अटैकिंग, जो लिंच कर दे, मॉब लिंचिंग, सुना ना आपने? तो दैट इज मॉब और आयरेटेड क्राउड, दोनों एक ही है, लेकिन ओनली क्राउड इज द भीड़, बस ओनली लोगों का जमावड़ा, ठीक है। एक इसी का ना एक वर्ड और है, थ्रॉन्ग्ड, THORNGED, थ्रॉन्ग्ड। थ्रॉन्ग्ड का मतलब भी है जमावड़ा, बहुत लोगों की भीड़ का, भीड़ लग जाना, भीड़ जमा हो जाना, ठीक है ना। बट नॉट अटैकिंग, अटैक करने वाला नहीं। अटैक करने वाला होगा तो आइदर मॉब और यू कैन यूज आयरेटेड क्राउड, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं और फिर समझते हैं चीजों को। तो एक एग्जाम्पल आप लिखो, द आयरेटेड, द आयरेटेड crowd, the irritated crowd कौन आ गया? The irritated crowd lynched the criminal. क्रिमिनल,
सेकंड क्वेश्चन लिखिए, द irate mob, the irate mob चलो इसी को लिख लो, lynched the criminal. अब इन दोनों में देखो, लिंचिंग है, इसका मीनिंग है कि अटैकिंग है ना. द आयरेटेड क्राउड, तो आयरेटेड क्राउड का मीनिंग ये होता है गुस्साई हुई भीड़, तो ये तो ठीक है. द आयरेटेड क्राउड लिंच द क्रिमिनल. कहीं आप लोगों ने ऐसा तो नहीं सोचा कि यार जहां पे क्राउड है वहां मॉब कर दो, जहां मॉब है क्राउड कर दो, ठीक हो जाएगा आंसर. ठीक है, तो द आयरेटेड क्राउड लिंच द क्रिमिनल. यहां पे आयरेटेड क्राउड ठीक है कि गुस्साई हुई भीड़ ने लोगों को मार दिया, सॉरी लिंच कर दिया क्रिमिनल को. लेकिन सेकंड वाले में क्या है, द आयरेटेड मॉब लिंच द क्रिमिनल. मॉब अपने आप में गुस्साई हुई है, उसमें आयरेट लगाने की जरूरत नहीं. आयरेट मतलब होता है गुस्साना, गुस्साई हुई, भड़की हुई भीड़. ठीक है, तो आयरेटेड नहीं लगेगा मॉब में. या तो मॉब हटा दो, क्राउड लगा दो, या आयरेटेड हटा दो. ठीक है, सो द मॉब लिंच द क्रिमिनल, और आप यूज कर सकते हो आयरेटेड क्राउड लिंच द क्रिमिनल. ठीक है, इसी डिफरेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो लिख लो ये दोनों, नोट कर लीजिए. हो गया क्या? ठीक है, ओके. अब देखो, एक फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि डैश लिंच्ड द क्रिमिनल बिफोर द पुलिस had lynched the criminal dash had, ये had लिखा हुआ है, had lynched the criminal before the police came. ठीक है, अब आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ था, ऑप्शन ए क्राउड, ऑप्शन बी मॉब, ऑप्शन सी थ्रॉन्ग, ऑप्शन डी आयरेटेड, सिंगल आएगा सॉरी, आयरेटेड मॉब. ठीक है, क्या आंसर आना चाहिए बताओ? डैश हैड लिंच द क्रिमिनल बिफोर द पुलिस केम. क्या आंसर आएगा? क्या क्राउड सही है? नहीं. क्यों? हाँ, क्राउड अटैक नहीं करता, आयरेटेड क्राउड अटैक करता है. सो मॉब इज द आंसर. मॉब हैड लिंच द क्रिमिनल बिफोर द पुलिस केम. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए. तो ये कौन सा नंबर का था? फोर्थ. फिफ्थ लिखिए, नोट कर लिया था? एक कॉपी में करना सारा नोट, इधर उधर मत कर लेना, सारा एक जगह नोट. ठीक है, यदि ड्यूटी में हो और किसी तो क्या करो, एक छोटा सा ना कोई कैरी करो, पॉकेट वाला नोट पैड. ठीक है ना, छोटा सा. आप लोगों के लिए अच्छा यही है कि छोटे छोटे नोट पैड बनाओ जो
जेब में कैरी कर सको और उसमें अपने नोट्स बनाओ, उसी में अपने सारे वोकैब्स लिखो, ठीक है, ताकि जो रटने वाला काम है ना वो ड्यूटी आवर्स में भी कर सकते हो, बस में आते जाते कर सकते हो, ठीक है, और घर में टाइम दो मैथ्स को। चलिए, तो हम लोग पहुंचते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है आपका वर्क और एक होता है वर्क्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो ये वाला वर्क है आपका, ये है कार्य। कार्य जो आप कार्य करते हैं, ठीक है, ये एक वर्ब है, ठीक है ना। जो ये वाला वर्क्स है ये नाउन है एक्चुअल में, ठीक है। इस वर्क्स का मीनिंग होता है ऐसा कार्य जो चित्रकला से, जैसे मान लो कि मुंशी प्रेमचंद्र के क्या क्या वर्क्स हैं, क्या है ना, उनकी लिखी हुई उपन्यास वो उनका वर्क्स है, ठीक है ना। तो साहित्य, साहित्य, कला, कला, विज्ञान, विज्ञान के क्षेत्रों में, क्षेत्रों में किया कार्य, किया कार्य, ठीक है ना। तो वो आपके वर्क्स है। और ये वाला वर्क जो है ये वर्ब है ना। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, सो दैट इज वर्क, राइट। अब यहां से एग्जाम्पल लेते हैं। I have two, I have two works, I have two works to do। और एक मैं ले लेता हूं, I will have read all the works of मुंशी प्रेमचंद्र, I will have read all works of Munshi Premchandra by this Sunday। अब आप देखिए यहां पे जो फर्स्ट है वो ये कह रहा है कि मेरे पास दो काम है करने को, ठीक है, तो उसमें वर्क्स नहीं हो सकता। आई हैव टू वर्क, है ना। लेकिन अब आप देखो दो काम है तो एस तो लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, वर्क जो होता है ना ये अनकाउंटेबल होता है, तो यहां पे आप जो इसको काउंट नहीं कर सकते, तो टू पीसेज ऑफ वर्क। अच्छा, इसको वर्ब की जगह, इसको नाउन की जगह भी हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, वर्ब की जगह भी यूज कर सकते हैं, नाउन की जगह भी यूज करते हैं, लेकिन जो ये वाला है ये ओनली नाउन की जगह यूज होता है। आई हैव टू पीसेज ऑफ वर्क, तो वहां पे हम पीसेज लगा देते हैं साथ में, पीसेज। आई हैव टू पीसेज ऑफ वर्क, आई हैव टू, ये दिख नहीं रहा, मैं यहां लिख देता हूं, आई हैव टू पीसेज ऑफ वर्क टू डू। कभी भी वर्क में एस ई एस नहीं लगाते, वो अनकाउंटेबल होता है यदि नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं। सेकेंड वाला है आई विल हैव रेड ऑल दी, यहां द लगना चाहिए, ऑल दी वर्क्स ऑफ द मुंशी प्रेमचंद। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बात कर रहा है उनके साहित्य में जो उन्होंने कार्य किया है वो उसको संडे तक पढ़ना चाहता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसमें कोई डाउट तो पूछ लीजिए। सर अगर वर्क को V4 V5 के रूप में करना चाहेंगे तो इस सेंटेंस में सर कैसे हो पाएगा? वर्क, वर्कड, वर्कड, ठीक है, ईडी लगा देंगे। नहीं, V4 V5। देखिए सुनिए, ये हो गया V2, ये हो गया V3, और ING वाला फॉर्म जो होता है वो होता है वर्किंग, ठीक है।
नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। अब एक चीज यहां देखो, यदि मैं इसको इसी को लिखूं ऐसे, ही वर्क हार्ड टू अर्न हिज ब्रेड। अब यहां पे देखो ये वर्ब के फॉर्म में है, तो वर्ब तो अपना रूप चेंज करता ही है। तो यदि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वर्ब में तो एस ई एस लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो ही वर्क्स हार्ड टू अर्न हिज ब्रेड। तो जब वर्ब के फॉर्म में होगा तो वर्कड, वर्कड, वर्किंग, और वर्क के साथ जो एस लगता है वो तो लगाएंगे। लेकिन जब नाउन के फॉर्म में आप यूज कर रहे हो इसको, उस केस में वर्क्स नहीं होता, ठीक है। वर्क्स यदि आप लिखोगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा कला विज्ञान क्षेत्रों में किया हुआ कार्य। अभी क्लियर है जो पूछ रहे थे V4 V5? जी सर। ठीक है, आप V5 कह रहे हो SES वाले को, तो यहां पे वर्क्स देखो, वर्ब के फॉर्म में होगा तो वर्ब तो अपना रूप लेगा ही लेगा, ठीक है। लेकिन जब नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे और उसका मीनिंग कार्य है तो SES नहीं लगाएंगे, और क्योंकि यदि आपने S लगा दिया तो उसका मीनिंग हो जाएगा साहित्य वाला कार्य, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ आप लिखिए, बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है, वर्ड और वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। तो देखो ये भी शब्द है, शब्द, और ये भी शब्द ही है, वर्ड, है ना, शब्द। लेकिन ये वाला जो शब्द है, ठीक है, ये वाला वर्ड, इसका मीनिंग शब्द भी है। यदि आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, है ना, कहता ना आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, तो वो रॉन्ग हो जाता है, आई एम गिविंग यू माई वर्ड, ठीक है। तो प्रॉमिस में भी यही वाला आता है, प्रॉमिस। लोग गलती कर बैठते हैं इसमें कि जैसे मुझे कहना हो ना, कहते ना कि मैं तुम्हें अपना जुबान देता हूं, तो आई गिव यू माई वर्ड्स, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, आई गिव यू माई वर्ड, ठीक है। वर्ड्स का मीनिंग होता है शब्द जिसे काउंट किया जा सके, काउंट करने वाला, काउंट किया जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल महाराणा प्रताप always kept his words। और सेकंड में लिख रहा हूं, राइट योर आंसर इन 300 वर्ड, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट वाला है वो ये कह रहा है महाराणा प्रताप ऑलवेज केप्ट हिज वर्ड्स, मतलब उन्होंने हमेशा अपनी जुबान को बनाए रखा, अपनी प्रॉमिस को तोड़ा नहीं, तो दिस इज वर्ड। तो वहां पे आएगा आपका वर्ड, ये वर्ड्स नहीं, वर्ड। और सेकंड वाला राइट योर आंसर, आपने देखा होगा एग्जाम में लिखा आता है राइट योर आंसर इन 300 वर्ड्स, तो वो वर्ड्स होता है, वो वर्ड नहीं, क्योंकि वहां काउंट वाली बात आ गई, तो वहां पे वर्ड्स आएगा, ठीक है। क्या क्लियर है ये सबको? जी सर। ओके, नोट कर लीजिए।
चलिए 7th पे आते हैं। देखिए, तो एक होता है साइन, SIGN साइन, और एक होता है सिग्नेचर, सिग्नेचर। ठीक है, तो साइन का मीनिंग होता है, सिग्नेचर का मीनिंग तो होता है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। लेकिन हस्ताक्षर करना, वर्ब, वो ये होता है, ये नाउन होता है और ये वर्ब होता है। तो हस्ताक्षर करना ये वर्ब है। ठीक है ना। तो जब भी आपको लगे कि यार ये अपना ना फॉर्म बदल रहा है, सिग्नेचर्ड नहीं होगा, साइन, साइन में आप लगा सकते हो क्योंकि वो तो बदलेगा अपना फॉर्म, तो साइन फॉर्म बदलेगा लेकिन सिग्नेचर नहीं। नाउन तो अपना नाउन का तो फॉर्म ही नहीं होता, तो अपना फॉर्म क्यों बदलेगा। तो जब भी आपको पता चल, एग्जाम में क्या होता है ना, हमें ना इससे पता चल जाता है कि यार ये वर्ब की जगह पे आ रहा है या नाउन की जगह पे आ रहा है, उससे आपको कंफर्म हो जाता है चीजें। तो जैसे देखो एग्जाम्पल लेते हैं एक, he wanted me to signature all the documents he wanted me to signature all the documents, then right then उसी समय सिग्नेचर कर दो। और सेकंड, काइंडली put your signature, kindly put your signature, kindly put your signature in the right corner of the resume। ठीक है, तो दोनों में देखिए यहां पे ही वॉन्टेड मी है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, टू जो है ये प्रिपोजिशन हो गया। टू के बाद हमेशा क्या आता है, ये बात हमेशा आज से याद रखना, टू, डू, डज, कोई भी मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब, यूज टू, इन सब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये हमेशा आप ध्यान रखना। टू, डू, डज, कोई भी मॉडल वर्ब और यूज टू, इन सब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हमेशा, कोई दूसरा फॉर्म नहीं आएगा। और तो टू के बाद यदि वर्ब आता है तो ये आपने यहां पे तो नाउन लिखा हुआ है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, तो हमें इसको नहीं लिखना है। और वर्ब का भी कौन सा फॉर्म लिखना है, लगाना वर्ब है तो इसका मतलब वर्ब साइन लगाना है, और इसका भी कौन सा फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। इस पे कई बार क्वेश्चन आता है, ये वाला ध्यान रखना मेनली। टू, डू, डज, मॉडल वर्ब और यूज टू, इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और कोई भी फॉर्म नहीं आ सकता। क्लियर है क्या ये। सेकंड वाले में देखिए, काइंडली पुट योर सिग्नेचर, आप अपना सिग्नेचर जो है पुट, तो क्योंकि वर्ब आ गया यहां पे, पुट योर सिग्नेचर इन द राइट कॉर्नर, तो कह रहा है अपना साइन, सिग्नेचर जो है अपना राइट कॉर्नर में रखें। ठीक है ना, रिज्यूमे में। तो सिग्नेचर यहां पे बिल्कुल ठीक है, यहां पे नाउन की जगह आया है, वर्ब तो पुट आ गया, तो यहां पे बिल्कुल ठीक है। भाई जब भी आप पजेसिव केस लगाते हो तो उसके आगे नाउन ही तो आता है, वर्ब तो आएगा नहीं। कभी आपने देखा है पजेसिव केस के आगे वर्ब आ जाए, आता ही नहीं है, नाउन आएगा, तो बिल्कुल ठीक है नाउन।
बताओ, कोई किसी को दिक्कत, कोई भी समस्या थोड़ी सी भी? नो सर। ठीक है। बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नींद तो नहीं आ रही किसी को? चलिए, नोट कर लिया? एट्थ पे आइए। एट्थ में आप लिखिए फोर्स और फोर्सेस। इस फोर्स का मीनिंग तो होता है ताकत, बल, है ना, स्ट्रेंथ। लेकिन इस फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है? दल, है ना, सेना, है ना, सेना। तो उसमें हम लगाते हैं फोर्सेस, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल। महाराणा प्रताप fought with all his forces but he was defeated. और दूसरा लिखिए आर्म्ड फोर्स deployed along the Bangladesh borders, ठीक है, बॉर्डर्स। तो अब इन दोनों में क्या रॉन्ग है भाई? तो इसमें हमें दिख रहा है कि महाराणा प्रताप फॉट विद ऑल हिज फोर्सेस। कोई सोचेगा कि यार सभी सेना के साथ ही तो लड़े होंगे, तो सेना तो उनके साथ थी ही नहीं, अकेले जंगल में भटक रहे थे। तो महाराणा प्रताप फॉट विद ऑल हिज फोर्स, पूरी ताकत से लड़े, बट ही वॉज डिफीटेड। आर्म्ड फोर्सेस होता है डिप्लॉयड अलोंग द बांग्लादेश बॉर्डर्स। नोट कर लीजिए। कोई डाउट नहीं किसी को? 9th पे चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में। हैव्स, हैव नॉट्स, ठीक है ना। देखो, जो हैव्स है इसका मीनिंग होता है जो अमीर लोग हैं, रिच पर्सन, रिच, अमीर, एबल है, किसी चीज को खरीद सकते हैं। और हैव नॉट्स का मीनिंग होता है डिप्राइव्ड, पुअर, ठीक है ना, डिप्राइव्ड, हम डिप्राइव्ड भी बोलते हैं, डिप्राइव्ड, जिसको चीजों की कमी है। एग्जाम्पल, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is divided
in two sections. अब एग्जाम में लिख के आया हैव एंड हैव्स नॉट, ठीक है ना। तो भारत की जो जनसंख्या है वो दो सेक्शन में बटा हुआ है, हैव एंड हैव नॉट्स, हैव्स नॉट। जबकि ये सही वर्ड क्या होना चाहिए, हैव्स अमीर और डेप्राइव्ड, हैव्स हैव नॉट्स। तो ये गलती थी, ठीक कर लीजिए। हो गया। चलिए 10th पे आइए। देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया एग्जाम में। ब्लंडर, ब्लंडर और एक होता है बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक। अब आप देखो ब्लंडर और बिग मिस्टेक दोनों सिनोनिम है, दोनों का मीनिंग होता है बहुत बड़ी गलती जिसको सुधारा ना जा सके, बड़ी गलती, है ना। तो ब्लंडर के पीछे हम कभी भी ये नहीं लगा सकते कि बिग ब्लंडर, स्मॉल ब्लंडर, ये इसके पीछे आप कभी नहीं लगा सकते। ये अपने आप में इतनी बड़ी गलती है ना। यदि आप इसके पीछे बिग और स्मॉल लगा दोगे ऐसा कुछ भी, तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, मतलब इसमें जरूरत नहीं है उसकी। आपको बिग या स्मॉल लिखना है तो आप उसके आगे फिर मिस्टेक लगाइए, ठीक है ना। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन और वहीं से क्वेश्चन आता है। एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन हो ना उसको तो बहुत ही ढंग से आपको याद करना है। तो एक्सेप्शन क्या है, हिमालयन ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर, ये ईडियम है, ईडियम। और ईडियम अपना फॉर्म कभी चेंज नहीं करता है। इसमें आप नहीं कह सकते कि सर हिमालयन क्यों लगा दिया ब्लंडर के पीछे। कहावतें हैं ये, मुहावरे हैं, मुहावरे में तो जैसा जो लिख दिया है वो सही है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो हिमालयन ब्लंडर अपने आप में ठीक है, लेकिन आप इसके पीछे बिग स्मॉल ब्लंडर नहीं लगा सकते। ये तो ईडियम है इसलिए ठीक है। ईडियम अपने आप में ठीक होता है, उसका नाम ग्रामर ठीक करते हैं ना, उसका फॉर्म चेंज करते हैं, वो जैसा होता है उसको वैसे ही यूज करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा इट वॉज अ बिग ब्लंडर, it was a big blunder it was a big blunder for the government to demolish the it was a big blunder for the government to demolish the houses of common citizens। कॉमन सिटीजन्स का घर तोड़ के गवर्नमेंट ने एक बिग ब्लंडर कर दिया। तो या तो आप लगा दो बिग यहां पे, ब्लंडर को काट के मिस्टेक, है ना, या फिर बिग को काट दो, कोई एक काम। आइदर इट वॉज अ बिग ब्लंडर और बिग मिस्टेक, कोई भी एक ही चीज आपको यूज करना है। क्लियर? बोलिए हाँ ना, सबको समझ में आ रहा है? नोट कीजिए, नोट कीजिए। रोशन नाउन का ना और पीडीएफ सेंड करवा दो ग्रुप में, ठीक है ना, लक्ष्य बैच में भी और अर्जुन, दोनों को मर्जी कर दो, दोनों में सेंड करवा दो पीडीएफ। कल ये लोग अपना क्वेश्चन करके रखेंगे, तब तक सुबह तक करवा दो, सुबह कर दो।
पूरा नाउन है उसमें, तो पीडीएफ के क्वेश्चन में तो पूरा नाउन है ना, पूरे नाउन। कोई नहीं, तुम पीडीएफ सेंड कर दो ग्रुप में। हो गया? हो गया सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। ये कौन सा नंबर था? 10 था क्या वो? 11th पे आओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया एग्जाम में। ग्राउंड, ग्राउंड और एक दूसरा होता है आपका फ्लोर। ठीक है, ग्राउंड और फ्लोर। तो ग्राउंड जो है वो जमीन को हम कहते हैं, जहां मिट्टी हो, जमीन है ना। और फ्लोर का मीनिंग होता है फर्श। ठीक है, तो आपके घर के अंदर क्या होगा? फ्लोर। घर के बाहर क्या होगा? ग्राउंड। एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पे, यहां पे लिख लेते हैं। when I was when I was entering the room, I got shocked to see a snake was creeping on the ground. When I was entering the room, अब देखो यहाँ पे एंटरिंग के साथ ना इनटू कभी नहीं लगता। जब आप रूम में प्रवेश करते हो, एग्जाम में बहुत बार मिस्टेक आया है कि एंटर के साथ वो इनटू लगा देंगे। तो जब भी आप कहीं प्रवेश करते हो उस सेंस में इनटू नहीं लगता, ठीक है ना, रूम वगैरह के लिए। लेकिन जब बिजनेस में जाते हैं कि एंटरिंग इनटू अ बिजनेस, तो फिर ठीक है इनटू। सो व्हेन आई वाज एंटरिंग द रूम आई गॉट शॉक्ड टू सी अ स्नेक वाज क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड। अब घर के अंदर, रूम के अंदर ग्राउंड तो होगा नहीं, तो क्रीपिंग ऑन द फ्लोर होना चाहिए। नोट कर लीजिए। देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, और 11 हो गया, 12th। एक होता है स्टोरी और एक होता है स्टोरी। ठीक है ना, इसको स्टोरी पढ़ते हैं, इसको स्टोरी पढ़ते हैं। लेकिन आप लोग जनरली, हम लोग इंडियन जो हैं वो तो स्टोरी पढ़ेंगे दोनों को। तो इस स्टोरी का मीनिंग होता है कहानी, कहानी। लेकिन ये जो स्टोरी है ना, इसका मीनिंग होता है फ्लोर, तल। 2 तल्ला बिल्डिंग, डबल स्टोरी बिल्डिंग, है ना, तल या फ्लोर। जैसे हम लोग बोलते हैं डबल स्टोरी की, एक डबल स्टोरी बिल्डिंग है, डबल स्टोरी मतलब 2 तल्ला बिल्डिंग है। ठीक है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत सारे तल हैं उसमें, फ्लोर्स हैं उसमें। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा, ये इतने से क्लियर हो जाएगा। His office is in a multi-story building. ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग।
तो क्या रॉन्ग है? मल्टी स्टोरी नहीं, कहानियां थोड़ी ना, स्टोरी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब आप यदि भूल जाओ तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि देखो हाउस में भी ई होता है, स्टोरी में भी ई है, तो ये हाउस के लिए मतलब तल के लिए, और ये वाला स्टोरी फिर किसके लिए हो जाएगा? कहानी के लिए हो जाएगा। ये याद रखने का एक वे है। हो गया? चलिए Yes. नेक्स्ट आइए 13th। एक होता है होम, एक होता है हाउस। दोनों में क्या फर्क है? तो होम जो है ना, जहां पे लोग रहते हैं, घर है ना, लोगों का घर, जहां पे हम रहते हैं, ये घर है, घर। और हाउस जो होता है ना, वो बिल्डिंग होता है, ऑफिशियल बिल्डिंग, ऑफिशियल बिल्डिंग्स को हम हाउस कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ढोलपुर हाउस है ना, तो वो हाउस जो है वो बिल्डिंग है ऑफिशियल वर्क के लिए, वहां पे लोग रहते नहीं है, वहां फैमिली नहीं रहती। लेकिन जो होम है उसमें फैमिली होती है, फैमिली रहती है। ये इजी है, इसमें क्या वो लिखें एग्जाम्पल 14th में आइए। प्लेस और रूम बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लेस एंड रूम, ठीक है। और एक स्पेस, स्पेस सी है ये, स्पेस। देखो प्लेस का मीनिंग तो होता है जगह जहां हम घूमने के लिए जाते हैं, है ना, जगह जहां आप विजिट करते हो, घूमने जाते हो। इस रूम का मीनिंग है, इस रूम का मीनिंग है, एक तो कमरा भी इसका मीनिंग होता है, कमरा। लेकिन कमरा करता क्या? ऑक्यूपाई करता है ना उतने जगह को। तो ये ऑक्यूपाई करने के सेंस में जब भी हो, ठीक है ना, ऑक्यूपाई करना किसी चीज को, तो वो रूम होता है, ठीक है। और स्पेस हर जगह है। देखो आप अपने हाथ को सीधा रखो तो हवा में, तो दैट इज अ स्पेस, स्पेस तो हर जगह है, ठीक है। तो इस स्पेस को ना हम जगह के फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि स्पेस कम है, स्पेस ज्यादा है, वो एक रॉन्ग यूज है, ठीक है ना। इस स्पेस को हम बस अंतरिक्ष के लिए यूज करते हैं और कहीं नहीं। जनरली हम लोग के बोलचाल की भाषा में आता है कि यार स्पेस नहीं है, स्पेस बनाओ थोड़ा सा, ठीक है। वो रॉन्ग है वो, ठीक है। जैसे मैंने कहा देयर इज नो स्पेस इन द बस, there is no space in the bus to put a single leg। एक पैर की भी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। तो स्पेस नहीं, स्पेस तो हर जगह होता है, आपके सर के ऊपर स्पेस है। यहां पे वो कहना चाह रहा है वो जगह नहीं है जहां पे वो ऑक्यूपाई कर सके। तो यहां पे हम लोग हमेशा यूज करते हैं रूम। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, स्पेस यूज कभी नहीं करते। देयर इज नो रूम इन द बस टू पुट अ सिंगल लेग। ठीक है। प्लेस आप तो पकड़ ही लोगे। जैसे मैंने कहा दिल्ली इज अ नाइस, दिल्ली इज अ नाइस स्पेस टू विजिट। तो ये बच्चा भी समझ जाएगा कि यार प्लेस आना चाहिए। दिल्ली इज अ नाइस प्लेस टू विजिट। नोट कर लीजिए। There is no place in a bus to put a नहीं, देयर इज नो रूम। क्या कह रहे, क्या कह रहे, एक बार बोलिए क्या कह रहे हैं आप? जैसे देयर इज नो रूम की जगह पे नो प्लेस नहीं कर सकते। नहीं, नहीं कर सकते। प्लेस वही तो लिखा मैंने, प्लेस वो जगह होता है जहां हम घूमने जाते हैं,
जगह के सेंस में होता है कि कमल कमल मंदिर, लोटस टेम्पल एक प्लेस है जहां मुझे जाना है, ठीक है ना, तो वो प्लेस है। जब भी जगह ऑक्यूपाई करने के सेंस में हो तो हमें रूम ही लगाना है ना। आप देखते हैं जब सिनेमा घर में टिकट नहीं होता, सब भर जाता है, तो क्या लिखते हैं, देयर इज नो रूम लिखते हैं या देयर इज नो स्पेस या प्लेस? वो लिखते हैं देयर इज नो रूम, ठीक है ना। चलिए 15th पे आइए। 15th है आपका आयरन और आयरन्स में क्या डिफरेंस है। तो इस आयरन का मतलब होता है लोहा, लोहा मेटल, और आयरन्स लगा दोगे, एस लगा दोगे उसमें, तो वो फिर हो जाएगा चेन, लोहे का चेन, है ना, जंजीर जिसको कहते हैं, जंजीर, शैकल भी बोल सकते हैं आप, शैकल मतलब जंजीर। और जो प्रेस करने वाला होता है वो भी आयरन होता है, बस उसके पीछे हम लोग लगाते हैं इलेक्ट्रिक आयरन। इसको आयरन पढ़ते हैं, इसको आयन पढ़ते हैं, आयन, आयरन नहीं बोलते, आयन बोलते हैं लोहे को। इसको इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं, इसको चेन बोलते हैं, आयरन्स। all the furnitures are दिखाइए, are made up of irons। क्या गलती है, देखो यहां से पढ़ो, all the furnitures, फर्नीचर ना, ये मैंने जानबूझ के यहां पे एस लगाया है, ये गलत है। फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, घर में जितनी भी चीजें सब फर्नीचर है, तो ये फर्नीचर होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आया है ये, फर्नीचर है, फर्नीचर्स कभी नहीं होता। आपके घर में जितनी भी चीजें सब फर्नीचर है ना। तो ऑल द फर्नीचर आर, तो आर भी नहीं लगेगा, क्या होना चाहिए, सिंगुलर। ऑल द फर्नीचर इज मेड अप ऑफ आयरन्स, जंजीर की बनी हुई है, वो कहना चाहता है आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। ऐसा कभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि 3-4 मिस्टेक हो, ठीक है ना, मैंने ये जानबूझ के ऐसा यहां पे 2 मिस्टेक दिया, ठीक है। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ ही जाए मान लो, और आपसे आंसर पूछ ले, बताओ ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है, डी में गलती है, कई बार ऐसे करके भी देते हैं, ए फर्नीचर्स, बी आर, सी आयरन्स, डी फला, नो एरर। तो हम लगाएंगे किसमें, पहला गलती जो मिला ना वही आपका फर्स्ट, वही गलती है, वही आंसर है आपका, तो इसमें पहला आंसर हो जाएगा ये। यदि मुझे टिक लगाना होगा तो मैं बी में लगाऊंगा, क्योंकि पढ़ रहे हैं, जो पहला मिस्टेक मिला वहीं आप रुक जाएंगे, तो फर्नीचर ही फर्स्ट गलती है, ठीक है ना। हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 14, कितना आ गया, सॉरी 16th है आपका। एक होता है ब्रदर और एक होता है ब्रिदरन, ब्रिदरन, ठीक है ना। ये ब्रदर तो होता है हमारा भाई, और ब्रिदरन मतलब होता है भाईचारा, ठीक है ना, भाईचारा वाला भाई, ठीक है ना। मतलब जैसे समाज में जो भी हैं हम लोग ब्रदरन्स हैं, लेकिन हमारा भाई जो अपना है वो ब्रदर है हमारा, ठीक है। ऐसे ही 17th लिखो, छोटे छोटे हैं ये, इसको एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वुड और वुड्स, वुड का मतलब तो होता है लकड़ी, लकड़ी,
लेकिन वुड्स का मीनिंग क्या होता है? जंगल, फॉरेस्ट। यदि प्लुरल आएगा तो वो फॉरेस्ट है। वुड इज डीप एंड डार्क, डीप एंड डार्क कह रहा है एग्जाम्पल में। ये एक्चुअली उससे लिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लाइंस। वुड इज डीप एंड डार्क, तो वुड लकड़ी थोड़ी ना डीप है और डार्क है। वो कहना चाह रहे हैं कि जंगल, वुड्स इज डीप एंड डार्क। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए 18th। 18th है आपका टैलेंट और एक होता है स्किल। देखो, जो टैलेंट है ये हमारा फ्रॉम बर्थ होता है, जन्म से होता है। ये आदमी सीख नहीं सकता। लेकिन जो आपने सीखी है चीजें वो आपका स्किल है, जो आपने लर्न किया है। ठीक है ना? जैसे साइकिलिंग, ड्राइविंग, गन चलाना, पढ़ना, ये सब आपका स्किल है। लेकिन जो टैलेंट होता है वो नेचुरल होता है, वो आपका बाय बर्थ होता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा क्वेश्चन आया हुआ है, द ड्राइवर showed a great talent in managing the accident. Sorry, averting the accident, not managing. Averting लिखा हुआ था एग्जाम में, बचाने में मतलब कि ever. The driver showed a great talent in averting the accident. एक्सीडेंट को अवॉइड करने में, रोकने में उसने ग्रेट टैलेंट दिखाया। तो ड्राइविंग तो उसने सीखी हुई है, ठीक है ना? तो ग्रेट स्किल आ जाएगा इन अवॉइडिंग द एक्सीडेंट। नेक्स्ट पे आइए 19वां, 19th है ना ये? तो 19th में लिखिए पीपल और पीपल्स। देखो, पीपल मीन्स होता है लोग। अच्छा, ये पीपल जो होता है ना, प्लूरल होता है हमेशा, प्लूरल, सिंगुलर नहीं होता कभी भी। ठीक है ना? और पीपल्स मतलब होता है डिफरेंट कंट्री के, डिफरेंट रेस के, डिफरेंट कलर के लोग, है ना? डिफरेंट कंट्री, रेस, कास्ट, क्रीड, मतलब डिफरेंट रेस, मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग जो एशियन रेस के हैं, कुछ यूरोपियन रेस के हैं, तो रेस या डिफरेंट कंट्री के लोग हैं तो उनको हम पीपल्स कहते हैं, है ना? और हम ये नहीं कह सकते कि मैनी पीपल्स आर ट्रैवलिंग इन द बस इन इंडिया। तो इंडिया वो तो सब एक ही हैं, एक ही रेस के लोग हैं, तो पीपल होगा वहां पे, पीपल्स नहीं होगा। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं, I saw a lot of peoples coming from the metro station.
ठीक है ना। तो डिफरेंट कंट्री के लोग तो नहीं है, डिफरेंट सब इंडिया के होंगे तो एक ही जगह के एक ही जैसे होंगे। तो आई सॉ लॉट ऑफ पीपल, नॉट पीपल्स। चलिए नेक्स्ट पे आइए, 20th। वाटर एंड वाटर्स। इस वाटर का मीनिंग तो पानी है, और ये जो वाटर्स है इसका मतलब है समुद्र, सी, ओशन। ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा इंडियन वाटर, तो ये इंडियन वाटर मतलब कहना चाहता है, इंडियन वाटर्स कहना चाह रहा है एक्चुअली में, भारतीय समुद्र का जो सीमा है, वाटर्स। ठीक है, भारतीय समुद्र, तो सॉरी इंडियन वाटर्स। तो सी और समुद्र जहां पे होगा वहां वाटर्स होगा, अदरवाइज वाटर होगा। और ये वाला जो वाटर होता है कभी भी प्लूरल नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि ये काउंट नहीं कर सकते आप। ठीक है ना। तो आप इतने को याद कीजिए, अभी तक जितने ऐसे बन तो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने आपको इसमें वो क्वेश्चंस, वो वर्ड्स करवाया है जो एग्जाम में अभी तक आए हैं। ठीक है ना। इससे बाहर अभी तक एग्जाम में तो नहीं आया है। ठीक है, तो होपफुली अब इससे बाहर नहीं आना चाहिए। अभी जो 2000 आप समझिए 8 से लेके 2022 तक यदि कुछ आया है तो ये इन्हीं में से आया है, इनसे बाहर नहीं आया है। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है तो पूछिए। एक तो आप कह रहे हैं एंटर है, ठीक है, और एक होता है इंटर। ठीक है ना। तो जो ये एंटर है इसका मीनिंग होता है प्रवेश, कहीं प्रवेश करना, किसी बिजनेस में प्रवेश करना। इंटर इनटू अ बिजनेस, इंटर द रूम, एंटरिंग द रूम। और जो ये इंटर है, ठीक है ना, तो ये आता है दो के बीच, दो के बीच। जैसे इंटर क्लास कंपटीशन। ठीक है ना। इसी इंटर से बनता है इंट्रा क्लास कंपटीशन, तो दो के बीच। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे थे। इंटरमीडिएट कॉलेज। इंटरमीडिएट, हाँ मतलब बीच। इंटरमीडिएट का मतलब होता है स्कूल के आगे और कॉलेज से पहले, इंटरमीडिएट। ठीक है ना। तो ये होता है दो के बीच, और इंटर इसका मीनिंग सेंस होता है प्रवेश करना। ठीक है ना। क्लियर है क्या, जिन्होंने पूछा था उनको? यस सर, क्लियर है। ओके, और किसी का कोई डाउट नहीं? सर जो पैसेज का क्लास करवाए थे उसका वीडियो नहीं मिल पाया। पैसेज का क्लास अभी हम लोग फिर से करेंगे। ठीक है ना। आप लोगों को मैंने इस वाले ग्रुप में मर्ज कर दिया है, अर्जुना बैच वाले में। ठीक है ना। तो इसमें फिर से करवाएंगे, डोंट वरी। सर अर्जुन बैच जो चालू हुआ सर, उसमें हम लोग मर्ज हैं, एक ही सब क्लास होगा। ठीक है ना। सर कुछ प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे? क्या चीज, जोर से बोलिए। सर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी चीज पढ़ाएंगे हम लोग उसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। जैसे अभी नाउन का पीडीएफ मैंने बोल दिया है, रोशन उसको डाल देंगे। तो आप जो है ना कल का आपके पास टाइम रहेगा उस पीडीएफ को करने के लिए। फिर हम लोग परसों उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ले लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सीधा एक तो देखो, ये वर्ड्स जो था ना ये करवाना था, इसलिए मैंने ये करवाया। अब जैसे नाउन का रूल्स के क्वेश्चन जो होंगे, जैसे मान लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन है, तो मैं सीधा उसमें क्या करूंगा, आपको रूल्स नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि रूल्स पढ़ाने में लगाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मैं सीधा आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और उसमें वो रूल कवर हो जाएगा, तो फास्ट भी हो जाएगा और चीजें समझ में भी आ जाएंगी। नहीं तो पहले रूल्स करवाओ फिर ये करो तो वो 2 साल लग जाएगा। तो वो तो आप अपने पेन ड्राइव से, जिनके पास पेन ड्राइव है प्रॉपरली, वहां से एक एक चीज यदि ऐसे पढ़ना है तो वो पढ़ो। यहां पे हम लोग जहां जहां से क्वेश्चन आया है उसको डिस्कस करेंगे कि हाँ यहाँ पे ये है, और साथ में उस रूल को करते जाएंगे कि देखो यहाँ पे ये रूल यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं कर सकते थे जो आज हमने किया है इसमें। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए।